हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स, फोर्ट कॉमिक्स डाइजेस्ट, महा डाइजेस्ट की गदर। ये एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है जिसमें 4 सुपर हीरोज़ हैं। और दोस्तों, इस मल्टी स्टार कॉमिक्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये भारत की सबसे पहली मल्टी स्टार कॉमिक्स थी। मतलब जो हम कॉमिक्स अब तक पढ़ चुके हैं, जो कोहराम कॉमिक्स हमने पढ़ी थी, जो 2000 में आई थी राज कॉमिक्स में, ये कॉमिक्स उससे ही पहले आई थी और ये भारत की सबसे पहली मल्टी स्टार कॉमिक्स थी। तो दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। हम शुरू करने जा रहे हैं ये शानदार मल्टी स्टार कॉमिक्स गदर। फोर्ट कॉमिक्स महा डाइजेस्ट, मूल्य 25 रुपये। उस टाइम पे इसका मूल्य 16 रुपये था। ये रही गदर। ये है सुपर हीरो। विषपुत्र की महाजंग। ये विषपुत्र भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, नागराज किससे भी। अगर आप कहेंगे तो इसकी कॉमिक्स हम ज़रूर लाएंगे। ये सेट कॉमिक्स गदर, महाडाइजेस्ट, सैंडो, जीको, जंगारू और ज्वालापुत्र, लावण्या, लावण्या सीरीज, आदिराज, आदिराज सीरीज, भुंजगारो, सैंडो सीरीज, नीली घाटी, गजरेरा सीरीज, दर्द को मौत है, ऑक्टोपस सीरीज। आगामी सेट कॉमिक्स थे विश्वपुत्र की महाजंग, महाडाइजेस्ट, विश्वपुत्र सीरीज, कैप्टन टांगे, रहस्य रोमांच से भरपूर, मौत का फरमान, एक्शन और मारधार से भरपूर, हवेली की रूहें, एक्शन, हॉरर और रहस्य से भरपूर, रुद्राक्ष पुत्र कुर्राक, रुद्राक्ष पुत्र चौरंगीलाल और डॉक्टर फालतू फंड। दोस्तों, ज़रा सोचो उस समय पे कितने सेट आते थे एक साथ, कई पब्लिकेशन की कॉमिक्स और कई पब्लिकेशनों के कई सारे सेट। एक एक महीने में कम से कम 40 से 50 कॉमिक्सें मिलती थी पढ़ने को। तो शुरू करते हैं शानदार मल्टी स्टार, भारत की पहली इतिहास रचित कॉमिक्स। हाँ, यह सचमुच मजाक नहीं था। किस्सा दरअसल कुछ यूँ था कि अंतरिक्ष में मिल्की ग्रहवासियों ने थाल ग्रह पर एक बार फिर हमला किया और थाल ग्रह पर अपना राज्य कायम कर दिया। वहीं उन्हें मिला जीको का कार्बन कॉपी, यानी जीको सेकंड, परंतु वो उसे असली जीको समझ रहे थे। गदर तो मचाएगी गदर। ओहो, कितनी बार कहूँ मैं जीको नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम प्रतिवासी। अपनी जान बचाने के लिए तुम जीको ही हो, जिसकी वजह से पिछली बार हम थाल ग्रह से वापस लौट गए थे खाली हाथ। बहुत किस्मत वाले थे कि जीको ने तुम्हें वापस जाने दिया, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। भड़ाक। कौन है ये जीको का कार्बन कॉपी? जानने के बने जीको द ग्रेट कॉमिक। अगले क्षण जीको सेकंड को मिल्की सैनिकों ने पकड़ लिया। तुम्हारी यह ज़रूरत प्रतिवासी, तुम्हारी इस हरकत का बदला पूरी पृथ्वी से लिया जाएगा। वहाँ के लोगों का वो हाल किया जाएगा कि वे त्राही त्राही कर उठेंगे। ले जाओ इसको और कैद खाने में डाल दो। एक बार फिर सोच ले सोलान, अभी भी वक्त है। कुछ ही देर बाद मिल्की ग्रह के सेना अधिकारी सोलान के बुलावे पर एक मंत्रणा कक्ष में इकट्ठे हुए थे। हम अपनी इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे। हम पृथ्वी पर जाएंगे, वहाँ पृथ्वी को जीत कर अपराधियों का राज कायम करेंगे। सारी दुनिया पर अपराधी राज करेंगे और उन अपराधियों पर हम। परंतु पृथ्वी तो यहाँ से बहुत दूर है महामहिम, इतनी दूर फोर्स ले जाना संभव नहीं। क्या आपके पास कोई योजना है? यदि हाँ तो बताइए, हमें क्या करना होगा? हम अपने बदले के लिए जीको को ही इस्तेमाल करेंगे। पहले हम जीको की डमी बनाएंगे, फिर उसके मस्तिष्क में वही बात भरेंगे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। मेरी योजना के अनुसार हम पृथ्वी से सिर्फ 4 लड़ाकू शटल यान पृथ्वी पर भेजेंगे, जिसमें सेनापति कंपोज, कमांडर लैंसर और जीको के अलावा लगभग 300 अन्य सैनिक होंगे। सूचना के अनुसार पृथ्वी पर बहुत अपराध होते हैं। हम वहाँ अपराधियों को लालच देकर एक बड़ी सेना का गठन करेंगे जो पृथ्वी पर हमारे राज्य को कायम करने में हमारी सहायता करेंगे। और फिर सोलान अपनी योजना उन्हें बताता चला गया। ठीक है महामहिम, हम योजना पर आज से ही काम शुरू कर देते हैं। हमें पूरी तैयारी करने में अधिक समय नहीं लगेगा। ठीक है सेनापति कंपोज, पूरी तैयारी होते ही तुम तुरंत मुझे खबर करना। योजना पर तेजी से काम शुरू हो चुका था। सबसे पहले जीको सेकंड के दिमाग का ऑपरेशन करके उसे
सोलान का वफादार बना दिया गया था। लड़ाकू स्पेस शटल यानों में अत्याधुनिक हथियारों के अलावा जरूरत का सभी सामान भर दिया गया था। देखो कमांडर, मेरी अनुपस्थिति में जी को तुम्हारा महामहिम होगा। तुम्हें उसके सभी आदेश मानने होंगे। जो आज्ञा महामहिम। फिर मिल्की ग्रह के 4 बड़े यान तेजी से पृथ्वी की तरफ भागे जा रहे थे। पृथ्वी के निकट पहुंचते ही, सुनो कमांडर, हम पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं। अपने यानों के चारों तरफ चमकीली किरणों का जाल बिछाकर उन्हें अदृश्य कर दो, ताकि हमें वहां घुसते हुए कोई ना देख सके। पृथ्वी की कक्षा में यानों के घुसते ही अनुसंधान केंद्रों में बैठे वैज्ञानिक चौंक उठे। देखो वह प्रोफेसर, रेडार किसी यान या उल्का का पृथ्वी में प्रवेश दर्शा रहा है। वैसे तो मैं भी देख रहा हूँ कि मिस्टर गोनकार, परंतु टीवी स्क्रीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर वे चारों अंतरिक्ष यान उतरे अमेरिका के नज़दीक एक बड़े द्वीप पर, जिसका नाम बोकांसा द्वीप था। यान धरती को छूते ही फिर नजर आने लगे। कमांडर, अब जल्दी गड्ढा करने के लिए लेज़र बीम फेंकनी शुरू करो। तभी चारों यानों से निकली रोशनी ने जमीन में गड्ढे करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे यान जमीन के अंदर समाने लगे। घर्र 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 घर्र। सेनापति कंपोज, अब चारों यानों को जोड़ दो ताकि हमारे अड्डे की इमारत बन सके। अगले क्षण जमीन के नीचे मिट्टी को काटते हुए चारों यान एक दूसरे जुड़ गए और देखते ही देखते अंडरग्राउंड एक अच्छा खासी इमारत बन गई। कमांडर, आपको याद होगा कि यहाँ आते ही हमारा काम अपनी स्थिति का जायजा लेना है कि हम कहाँ हैं और आसपास क्या है। जी महामहिम, मुझे याद है। मैं अभी एक हेलीकार में जाकर पता लगा कर आता हूँ। कमांडर लेंसर हेलीकार में स्थिति का निरीक्षण करने निकल चुका था। उधर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की प्रिंसटन स्ट्रीट के एक छोटे से रेस्तरां में 2 आदमी चुपचाप एक षड्यंत्र रच रहे थे। तुम समझते क्यों नहीं कैल्ट्रॉन? अगर सच्चाई कुछ और खुल गई तो हम दोनों मारे जाएंगे। सच्चाई खुलने का तो कोई खतरा नहीं है स्टार्क, क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू चंगारू से मिलती है। एक बार फिर सोच लेते तो अच्छा होता। मैंने सब कुछ सोच लिया स्टार्क, यहाँ तक कि जंगारू जैसी बुलेट प्रूफ ड्रेस भी तैयार कर ली है। अब जब तुम वो ड्रेस पहनकर अपराधियों से मिलोगे तो कोई नहीं कह पाएगा कि तुम जंगारू नहीं हो। परंतु यदि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो सवाल ही नहीं उठता। जंगारू अपराधियों के लिए यमराज की तरह, जब भी वो किसी अपराधी के सामने आता है तो उसे अपनी मौत सामने दिखाई देती है। शायद मौत को मारने की हिम्मत कोई आदमी नहीं कर सकता, वो भी तब जबकि जंगारू के रूप में आए। परंतु परंतु क्या कैल्ट्रॉन, सिर्फ एक ही समस्या है कि वो उड़ते नहीं हैं। वो है उड़ने की। तुम जंगारू की तरह उड़ नहीं सकते। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इसकी ज़रूरत में पड़ने नहीं दूंगा। कैल्ट्रॉन स्टार्क ने योजना के अनुसार एक पत्र भेजा एक बड़े माफिया गैंग के चीफ को। ओहो, मुझे तो विश्वास नहीं होता। क्या बात है चीफ, आप कुछ? हाँ अल्बर्ट, ये पत्र जंगारू का है। जंगारू का है। उसने लिखा है कि यदि हम उसे हर सौदे से कमीशन भेजें तो हमारा रास्ता नहीं काटेगा। असंभव चीफ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विश्वास तो मुझे भी कभी नहीं होता, परंतु अपनी पहली कमीशन को लेने के लिए खुद आने को तैयार हैं। अगर सचमुच ऐसा हुआ चीफ, तो ये तो जुर्म की दुनिया के लिए ऐसा होगा जैसे ऑक्सीजन को कभी मरते आदमी को अचानक ऑक्सीजन मिल जाए। कमी से मरते आदमी को अचानक ऑक्सीजन मिल जाए। अगर ये झूठ हुआ तो मैं इस पत्र भेजने वाले को ऐसा सजा दूंगा कि फिर कोई ऐसा मजाक करने की हिम्मत ना करे। ऐसे ही पत्र कई अपराधी गैंग लीडर्स को मिले। सभी खुशी खुशी नकली जंगारू की शर्त मानने को तैयार हो गए। फिर सभी निर्धारित समय पर ब्रीफकेस में रकम लेकर एक बड़े 5 स्टार होटल की कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। तुमने तो गजब की कर दिया जंगारू। हाँ जंगारू, तुम सिर्फ हमें अपना काम करने दो, हम तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। और यदि तुम मेरे गैंग में शामिल होना चाहो तो मैं तुम्हें आधे हिस्से का पार्टनर बनाने को तैयार हूँ। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, जब सोचूंगा तब तुम्हें बता दूंगा। उन सभी अपराधियों की जाति अल्बर्ट पहुंचा और हुर्रे, हमने एक दिन में $1.5 करोड़ कमाए। परंतु खबर कितने दिन छिपती। आखिर बाहर वालों की दुनिया को पता लग गया कि जंगारू अपराधियों से मिल गया है, और ये खबर उड़ते उड़ते भारत पहुंची और अखबारों में छप गई। ओहो, मैं तो यहाँ हूँ, फिर अमेरिका में कौन मेरा रूप बदल कर यह सब कर रहा है? जंगारू ने मिलकर अपराधियों ने अमेरिका में कहर बरपाया। 4 टाइम्स न्यूज़पेपर में छपी। और तब जंगारू उड़ चला अमेरिका की तरफ। कुछ भी हो, मुझे पता लगाकर सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी।
जंगारू। उधर कमांडर लेंसर सारी स्थिति का जायजा लेकर वापस अपने अड्डे पे आया। महामहिम जी को, हम एक छोटे से बोकांसा नामक द्वीप पर हैं। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर सिर्फ एक छोटी सी बस्ती है जहाँ करीब 10,000 आबादी है। बाकी इलाका वीरान पड़ा है, चारों तरफ समुद्र है। तो सबसे पहले हमें वो बस्ती खाली करवानी होगी ताकि इस द्वीप पर हमारा आधिपत्य हो। सेनापति कंपोज, हमले की तैयारी करो। और अगली सुबह तो जैसे बोकांसा द्वीप पर कयामत आ गई। मिल्की ग्रहवासियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जंग जंग जिंग 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 जिंग। उफ, यह तो, इन पर तो गोली का असर भी नहीं होता है। भगवान, ये लोग कौन है? कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लाशें पड़ी थी और जो लोग बचे थे भाग निकले। सेनापति कंपोज, अब ये इलाका हमारा है, सिर्फ हमारा। हाँ कमांडर, अब ये जगह हम अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। और फिर वो वापस अपने ठिकाने पर पहुँचे। जी को सेकंड उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सब काम ठीक ठाक हो गया? हाँ महामहिम, पर तुमने कुछ और पता लगाया आसपास के बारे में? जी, इस द्वीप से करीब 200 किलोमीटर दूर कोई अमेरिका नामक देश है जो जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। और मैंने तुम्हें पृथ्वीवासियों का गुणगान करने के लिए नहीं कहा था कमांडर, जितना पूछा जाए उतना बताओ। आई एम सॉरी महामहिम, तो वह अमेरिका नाम का देश सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो क्यों ना शुरुआत उसी से की जाए। जैसी आपकी आज्ञा महामहिम। चलो कमांडर, अपना काम पूरा हो गया। सर्दियों की एक सुहानी सुबह, लोग ठंड के मारे बिस्तर में दुबके हुए थे, परंतु अचानक ही संयुक्त राज्य अमेरिका की पुलिस हरकत में आ गई। सारा देश पुलिस के सायरनों से गूंज उठा। बात ही कुछ ऐसी थी क्योंकि सभी मुख्य शहरों की सड़कें, इमारतों की छतें आदि एक अजीब किस्म के पर्चों से भरी पड़ी थी जिन पर विज्ञापन की सूरत में एक संदेश लिखा था जो इस प्रकार था: जरूरत है शातिर अपराधियों की, सारी पृथ्वी पर राज करने के लिए। बदले में मिलेगा पृथ्वी के मनचाहे स्थान पर 500 वर्ग किलोमीटर का राज्य, संख्या अधिक से अधिक, अर्थात कोई सीमा नहीं। इच्छुक अपराधी 15 दिन के भीतर बोकांसा द्वीप पहुँचे। और पर्चे पर भेजने वाले का नाम लिखा था जी को इन दोनों न्यूयॉर्क में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। उसने भी ये पर्चा पढ़ा। ओहो, ये मेरे नाम से कौन अपराधियों को इकट्ठा कर रहा है? आप देख रहे हैं, जीको और जंगारू का डबल रोल चल रहा है यहाँ पे। सभी को मालूम था कि जीको न्यूयॉर्क के एक आलीशान होटल रिच में ठहरा था। तभी वहाँ पुलिस पहुँच गई। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जीको। ओहो, जीको ने अपनी सफाई देनी चाहिए, परंतु पुलिस ऑफिसर ने उनकी एक ना सुनी। आपको जो कहना है अदालत में कहिएगा। देखो ऑफिसर, अगर आप मुझे पकड़कर शांति से बैठ जाएंगे तो अपराधी अपना काम आसानी से कर लेगा। जब आप हमारी कैद में होंगे तो काम कौन करेगा? वो आदमी जिसने ये पर्चे डलवाए हैं। मगर पर्चे तो तुमने ही डलवाए हैं। खैर, इसका फैसला तो बाद में हो जाएगा। ओहो नहीं ऑफिसर, आप मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते हैं। वो देखो, कोई मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम बच नहीं सकते मिस्टर जी को। रिवॉल्वर फेंक दो, वरना जो तुम करने जा रहे हो उसे रोकने के लिए हम अपने एक पुलिस ऑफिसर की जान की परवाह नहीं करेंगे। ओहो, तभी कुछ अपराधियों की नज़र उन पर पड़ी। सालार, वो देखो, जीको को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। जीको अपराध जगत में प्रवेश कर चुका है। अब वह सभी अपराधियों का राज कायम करना चाहता है और अपराधी होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी 3 फायर हुए। धाएं 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 धाएं। फायरिंग उधर से हो रही है। ये मेरी मदद करने कौन आ गया? खैर, यही मौका है, मुझे निकल जाना चाहिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधी कुछ ही क्षणों में धराशायी हो गए। तो हमारा शक सही है, यही जी को इन सब के पीछे है। सर, वो देखो, जी को भाग रहा है। ची। पुलिस ने जीको को पकड़ने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, परंतु अंतरिक्ष में उड़ने वाला जीको को भला जमीन पर कौन पकड़ सकता था? अंततः जीको निकल ही गया। अब मुझे अपना वेश बदलकर बोकांसा द्वीप पहुंचना चाहिए ताकि असलियत का पता लग सके। उधर अपराधी गिरोहों के सरगना बुरी तरह परेशान थे। सभी पहुंचे सीधे नकली जंगारू के पास। हम तो इस तरह तबाह हो जाएंगे जंगारू, हमारे सारे आदमी हमें छोड़कर बोकांसा द्वीप की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ जीको ने प्रत्येक को धरती पर 500 वर्ग का किलोमीटर का हिस्सा देने का लालच दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे आदमी तुम्हारे कहने से नहीं रुक रहे तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? हम तुम्हें उन्हें रोकने के लिए नहीं कह रहे जंगारू, हम चाहते हैं कि तुम बोकांसा द्वीप जाकर जीको और उसके अड्डे को ख़त्म कर दो ताकि हमारे आदमी उधर जाने का ख्याल ही छोड़ दें।
ये काम तो आप लोग भी कर सकते हैं। इतने सारे गैंगस्टर मिलकर क्या एक छोटा सा अड्डा नहीं ख़त्म कर सकते हैं जंगारू। परंतु हमारे आदमी हमारा साथ छोड़ चुके हैं और तुम ही ऐसे आदमी हो जो अकेले इस काम को कर सकता है। घबरा उठा नकली जंगारू, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, आप लोगों का मेरा एग्रीमेंट ये था कि आप लोगों के रास्ते में नहीं आऊँगा, जिसके बदले आप मुझे हर सौदे से रकम दिया करेंगे। मैं आप लोगों को कोई काम करूँगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा था। अगर तुम हमारा कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारे किसी काम के नहीं हो, और हराम के माल पर हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोनाल्ड, नो। वहाँ के अन्य सभी गैंगस्टर घबरा उठे, क्योंकि उनको डर था कि गुस्से में जंगारू उनके साथ उन सभी का काम तमाम ना कर दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोनाल्ड? क्या तुम भूल गए कि तुम जंगारू से बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। हमने इसे करोड़ डॉलर दिए हैं, बदले में क्या ये हमारा छोटा सा काम नहीं कर सकता? नकली जंगारू पूरी तरह घबरा उठा। इसे जाना होगा। ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ। और अरे, ये जंगारू घबराया हुआ सा क्यों लग रहा है? कल नहीं जंगारू, आज और अभी इसी वक्त। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सारा काम कल शाम तक पूरा हो जाएगा। तभी ठहरो। अब क्या हुआ जंगारू? तुम तो उड़ सकते हो, फिर इस खिड़की से बाहर कूदने के बजाय तुम दरवाजे के रास्ते से बाहर क्यों जा रहे हो? सभी चौंक पड़े। बात में सचमुच दम था। मैं तुम इतने घबराए हुए क्यों जंगारू? जबकि जंगारू तो खुद मौत का दूसरा नाम है। नकली जंगारू समझ चुका था कि उसका खेल खत्म हो गया है, इसलिए उसने भारत की तरफ छलांग लगा दी। धाएं धाएं चम चम। नकली जंगारू की ड्रेस ही बुलेट प्रूफ थी, इसलिए गोलियों का उस पर असर नहीं हुआ और वह भाग निकला। ओह, भाग गया? इसका मतलब ये नकली जंगारू था। मुझे तो पहले से ही शक था। जंगारू अचानक अपराधी क्यों बन गया? नकली जंगारू पूरी शक्ति से भागा जा रहा था, परंतु हायरी किस्मत, सड़क पर असली जंगारू से झड़क रहा है। जंगारू? ओफ! असली जंगारू चौंक उठा, परंतु उसने असलियत छुपाए रखी। क्या बात है जंगारू, तुम इस कदर कहाँ भागे जा रहे हो? तुमसे मतलब अपना रास्ता नापो, वरना। मतलब है ना बेटा, तभी तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जंगारू हूँ, असली जंगारू। परंतु तभी दो गैंगस्टर भी वहाँ पहुँच गए और जंगारू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थैंक यू दोस्त, अगर तुम इसे ना पकड़ते तो शायद ये हरामखोर भाग गया होता। बोनाल्ड, भागो पुलिस! अगले ही क्षण वे सभी भाग कर हुए और जंगारू वहाँ असमंजस की स्थिति में खड़ा रह गया। तभी अगर तुम हिले तो मारे जाओगे। जंगारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने पुलिस के विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि वह जब चाहे वहाँ से भाग सकता था। पुलिस जंगारू को ले गई, परंतु नकली जंगारू की लाश अभी वहाँ पड़ी थी। एक ऑफिसर ने जैसी लाश को लौटकर देखा, अरे ये तो जंगारू है। जंगारू के मरने की खबर भारत में विशानगर के आईजी टंडन तक भी पहुंची। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि जंगारू इतनी आसानी से मर सकता है। उधर अमेरिकी द्वीप ने पुलिस के ने समुद्र में बोकांसा द्वीप के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी थी, ताकि कोई अपराधी उस द्वीप तक ना पहुंच सके। तुम लोगों को अंतिम चेतावनी दी जाती है कि वापस लौट जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। परंतु तभी आकाश में कुछ हेलीकॉप्टर उड़ती नजर आए हेलिकारें उड़ती नजर आई, और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। शू शू, भड़ाम 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 भड़ाम। और फायरिंग की शिकार बनी पुलिस की मोटर बोट्स। कुछ ही क्षणों में अपराधियों का रास्ता साफ था। सभी मोटर बोट्स तेजी से बोकांसा द्वीप की तरफ भागी जा रही थी, और उन्हीं में से एक पर सवार था चीको, भेष बदले हुए। ओह, ये लेज़र बीम से हमला कर रहे हैं। क्या पृथ्वी पर भी विध्वंसक लेज़र बीम का इस्तेमाल होने लगा? बड़ी संख्या में अपराधी बोकांसा द्वीप पहुंचे थे। पुलिस की तबाही को देखते हुए यह केस मिलिट्री को सौंप दिया गया, परंतु 3 दिन बीत जाने के बावजूद मिलिट्री को बोकांसा द्वीप पर चिड़िया का बच्चा तक नहीं मिला। कहाँ चले गए सब? यहाँ तो एक भी आदमी नहीं मिला। आखिर थककर मामला CIA गुप्तचर विभाग को सौंपा गया। दोस्तों, मामला बहुत संगीन है। हम इस केस के लिए दुनिया भर से जासूस और अन्य जंगबाजों को भी बुलवा रहे हैं। सर, क्या ये ठीक रहेगा कि CIA जैसी संस्था अन्य देशों से मदद मांगे? यस सर, मेरा भी यही ख्याल है कि हम इस मिशन को हम खुद ही संभाल लेंगे। काफ़ी बहस के बाद यह निर्णय हुआ कि अन्य देशों की गुप्तचर संस्थाओं की मदद भी ली जाए, और इनके लिए एक पत्र भारत के IG टंडन को भी मिला। ओह, जंगारू तो लापता हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि किस को इस मिशन पर भेजूं। पर सर, अगर आप कहें तो सैंडो से बात करें। सैंडो सैंडो।
ये सैंडो कौन है? सैंडो रेत का वो तूफान है सर, जो जहाँ से गुजर जाए तबाही मचा देता है, काल है वह अपराधियों का। परंतु वो हमारा कहना क्यों मानने लगा? लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है सर? अगर वो मान गया तो सच कहता हूँ सर, सारी दुनिया के अपराध जगत के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। कोई चारा न होने की दशा में ऑफिसर को सैंडो के पास भेजा गया। सैंडो रेगिस्तान की हवा सैंडो की जासूसी करती है, और तुरंत ही उसने आवाज़ सैंडो तक पहुंचा दी। ओह, ये कौन आवाज़ दे रहा है मुझे? सैंडो सैंडो सैंडो, एक और सुपर हीरो। और फिर रेत को एक तेज गुबार सैंडो को उड़ा ले चला उसे पुकारने वाले के पास। कुछ क्षणों बाद सैंडो ऑफिसर के सामने था। कौन हो तुम, और मुझे क्यों पुकार रहे हो? मैं भारतीय गुप्तचर संस्था का एक ऑफिसर हूँ, और चीफ के कहने पर तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। और फिर ऑफिसर ने अपने आने का कारण सैंडो को बताया। अमेरिका तो अपने को दुनिया का चौधरी मानता है ऑफिसर, फिर इस मिशन में हमारी मदद क्यों मांग रहा है? ये सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी पृथ्वी की समस्या है सैंडो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। सैंडो को अपना निर्णय बार बार दोहराने की आदत नहीं। ऑफिसर, बेहतर हो अगर तुम यहाँ से चले जाओ। ऑफिसर तो चला गया, मगर सैंडो के दिमाग में उसी की बात गूंज रही थी। ये अमेरिका की नहीं, पूरी पृथ्वी की समस्या है, मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। और फिर निकल पड़ा सैंडो मौत से जूझने। साएं साएं। सैंडो ज़्यादा लंबी दूरियां रेत के गुबार पर सवार होके पूरी करता है, क्योंकि रेत सैंडो की गुलाम है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यह मौत का मिशन है। सैंडो शायद डर गया है। नहीं सर, सैंडो तो चलती फिरती मौत है, तो फिर उसने जाने से इनकार क्यों कर दिया? मैं ही तो खुद समझ में नहीं आ रहा। काश आज जंगारू यहाँ होता तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। इधर जंगारू की मौत की खबर ज्वालापुत्र तक भी पहुंची, और वो निकल पड़ा जंगारू की मौत का बदला लेने। उसकी मंजिल थी अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। जंगारू को अमेरिकन ने मारा है, मैं अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ज्वालापुत्र ज्वालापुत्र गुस्से से भरा था। तभी उसकी नज़र आकाश में मार्ग से जाते सैंडो पर पड़ी, और वह अपने घोड़े से उसके करीब लाया। ए, क्या तू अमेरिकन है? सैंडो की खामोशी ने सचमुच ज्वालापुत्र के शरीर में लावा भर दिया था। बोलता क्यों नहीं नंगे, क्या तू अमेरिकन है? मुझे सैंडो कहते हैं खबीस। अपनी जबान को लगाम दे, वरना मैं तेरी यही कब्र बना दूंगा। साएं। ये तो पूरा भोकाल लग रहा है दोस्तों। साएं। कौन किसी कब्र बनाता है अभी पता चल जाएगा। देख कबूतर, मुझसे पंगा मत ले, मुझे अभी जाना है, वरना। सैंडो ने सैंडो युगों से इस धरती पर जिंदा था, लेकिन ज्वालापुत्र कई सदियों तक बर्फ में कैद रहने के कारण सभी की नज़रों में नहीं आ पाया था। वे एक दूसरे से पूर्णतः अपरिचित थे। ओह, कैसी विडंबना थी। धरती माँ के ही दो सपूत एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। लगता है इससे निपटे बिना काम नहीं चलेगा। और फिर अगले ही क्षण आकाश में तूफान आ गया, रेत का तूफान। ज्वालापुत्र की आंखों में रेत भर गई थी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सैंडो के मुंह से रेत की तेज आंधी बहने निकली। दोनों आकाश में एक ऐसे एक दूसरे से भिड़ गए, और नीचे भयानक अटलांटिक महासागर ठाठे मार रहा था। साएं साएं, उफ, ये क्या हो रहा है? ये तो कोई रेतीला तूफान है। बेबस होकर रह गया ज्वालापुत्र महायोगी सैंडो की रेत शक्ति के सामने। कुछ देर बाद रेत तूफान पूरी तरह से शांत हो गया। ज्वालापुत्र को मरा समझकर सैंडो आगे बढ़ गया। मर गया कबूतर चला था सैंडो से टकराने। साएं साएं। उधर न्यूयॉर्क की जेल में, क्या नाम है तुम्हारा? जंगारू। जैसे वहाँ विस्फोट हुआ सभी एक साथ चौंक पड़े। जंगारू? जंगारू तो मर चुका है, सच बताओ कौन हो तुम? जंगारू मैं ही हूँ। जो मरा है वो कोई घसियारा होगा। जंगारू पुलिस की पूछताछ तक आ चुका था, इसलिए उसने वापस जाने का निर्णय लिया। क्या तुम कोई सबूत दे सकते हो कि तुम ही जंगारू हो? इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अब मैं जा रहा हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी पुलिस ऑफिसर हरकत में आया। जंगारू तो बिजली की फुर्ती से खिड़की से कूद चुका था अपने असली रूप में। जंगारू। साएं। ओह, ये तो सब जंगारू है। हमने भी क्या बेवकूफ़ी की। ये भगवान सा मिशन में हमारी काफ़ी मदद कर सकता था। आप इसे उड़ता देख ऐसा कह रहे हैं ऑफिसर? आज के वैज्ञानिकों में आदमी का हवा में उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि जंगारू मर चुका है और कोई बहरूपिया उसका रूप बनाकर हमें बेवकूफ़ बनाकर चला गया। उधर करीब 1 घंटे बाद ज्वालापुत्र को होश आया। आहा, मैं कहाँ हूँ और विजेता कहाँ गया?
तभी उसकी नज़र पास खड़े अपने घोड़े विजेता पर गई। विजेता पास ही धूप में खड़ा अपना पंख सुखा रहा था। अचानक सैंडो की याद आते ही ज्वालापुत्र गुस्से से भड़क उठा। तूने ज्वालापुत्र से टक्कर लिया सैंडो, अब तेरी जिंदगी के दिन अधिक नहीं बचे हैं। विजेता, मुझे सैंडो के पास ले चलो। उधर जंगारू ज्यों ही न्यूयॉर्क की सड़क पर आया, उसे चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई दी। उसने राह चलते एक व्यक्ति को रोककर पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री जी को दुनिया भर के शातिर अपराधियों को इकट्ठा करके पूरी पृथ्वी पर अपराधियों का राज कायम करना चाहता है। बस उसी को रोकने की तैयारी चल रही है। जी को और अपराधी, ऐसा नहीं हो सकता। जी को अपराधी नहीं बन सकता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो जाकर बोकांसा द्वीप पर देखो, जहाँ जीको ने अपराधियों की पूरी जमात इकट्ठी कर रही है। बोकांसा द्वीप। अगले क्षण जंगारू का रुख बोकांसा द्वीप की तरफ था। जंगारू, हे भगवान, अगर जीको जैसा मानवता के पुजारी भी अपराधी बन बैठे तो दुनिया को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। उधर बोकांसा द्वीप पर अपराधियों की एक बड़ी संख्या इस समय जीको सेकंड के अंडरग्राउंड अड्डे पर इकट्ठी थी। पृथ्वीवासी दोस्तों, मैं जी को तुमसे मुखातिब हूँ। मेरा सपना है कि पृथ्वी पर अपराधियों का राज हो। तुम लोगों को पुलिस से बचकर भागते रहने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उल्टा वो तुम्हारी गुलामी करें। अभी हमने सिर्फ अमेरिका के अपराधी इकट्ठे किए हैं। अगले एक सप्ताह से हम सारी दुनिया के अपराधी यहाँ पर इकट्ठे कर लेंगे। हमारे पास अत्याधुनिक हथियार बड़ी मात्रा में हैं और उन हथियारों की मदद से सिर्फ 20,000 आदमी पृथ्वी को जीतने में सफल हो जाएंगे। और फिर मेरे वादे के मुताबिक हमारे प्रत्येक साथी को पृथ्वी पर मनचाही जगह पर 500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा राज करने को मिलेगा। ओहो, इसके इरादे तो सचमुच खतरनाक हैं। जी को महान की जय। उसी भीड़ में शामिल था जी को, जो कमांडर लेंसर और सेनापति कंपोज को देखकर चौंक उठा था। ओहो, ये लोग तो मिल्की ग्रह के मालूम होते हैं। कहिए जी को, मेरी वही कार्बन कॉपी तो नहीं जो थाल ग्रह पर थी। जी को अड्डे में रहकर पिछले 3 दिनों में स्थिति का पूरा जायजा ले चुका था। यानों को जोड़कर जमीनों के नीचे इन लोगों ने पूरा शहर बसा रखा है। इन लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है, परंतु यहाँ पृथ्वीवासी अपराधी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। यदि इन पर काबू न किया गया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, परंतु मैं अकेला। उधर ज्वालापुत्र जब सैंडो की तलाश में बोकांसा द्वीप पहुंचा तो उसकी नज़र उस पर पड़ी। ठहर जा सैंडो। ओह, ये तो अभी जिंदा है। एक बार फिर ज्वालापुत्र और सैंडो आमने सामने थे। पिछली बार तो तू मुझे रेत के तूफान में ने बचा लिया था, मगर आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूफान आज भी आ सकता है क्योंकि वो सैंडो का गुलाम है। मगर यदि तू समझता है कि पिछली बार की तूफान की वजह से बच गया था तो ये तेरी भूल है। तुझे मारने के लिए मुझे किसी तूफान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर शुरू हुआ मल्ल युद्ध 2 तूफानों के बीच में। या आज मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तुझे अपने इंसान के रूप में जन्म लेने का पछतावा होगा। आहा डिशुम, इसका फैसला भी हो जाएगा कौन पछताता है। धाड़ उफ। तभी ऊपर से जंगारू गुजरा। वाह, यहाँ तो मल्ल युद्ध चल रहा है, देखूँ तो कौन जीतता है। थोड़ा नीचे आते ही जंगारू चौंक उठा, क्योंकि वह ज्वालापुत्र और सैंडो दोनों को पहचान चुका था। तभी वातावरण में उसका सर गुंजा। ठहरो, मैं कहता हूँ छोड़ो। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तब नहीं छोड़ेगा जब तू जिंदा बचेगा। दोनों पर जुनून सवार था। ऐसे में जंगारू की कौन सुनता। और जब जंगारू के सब्र का मान टूटा तो मैं ऐसे नहीं मानोगे। डिशुम। किस माई के लाल ने ज्वालापुत्र पर हाथ उठाने की जरूरत की? किसने सैंडो पर वार करके अपनी मौत को बुलावा दिया है? परंतु जो ही दोनों ने सिर उठाया, जंगारू जंगारू, हाँ मैं जंगारू, तुम्हारा यार। तुम जिंदा हो जंगारू? हाँ दोस्त, जंगारू को मारने वाला भी धरती पर पैदा नहीं हुआ है। जंगारू इसे कैसे जानता है? और फिर मिलन हुआ सैंडो से। बहुत दिनों में मिले हो जंगारू। कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें तो पता है कि अपने पैर में चक्कर है, एक जगह टिकते ही नहीं। जंगारू इसे कैसे जानता है? मिलन तो हुआ, परंतु ज्वालापुत्र और सैंडो के दिलों में जलती आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। तुम इस अमेरिकन को कैसे जानते हो जंगारू? जवान को लगाम दे कुत्ते, वरना। ओफ, तुम लोग फिर लड़ने लगे, आखिर बात क्या है? जब मुझे तुम्हारे मारे जाने की खबरें मिली तो मैंने कसम खाई कि अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। परंतु सैंडो अमेरिकन नहीं, भारतीय है और अपना ही भाई है। तुम्हारी तरह ये भी जुर्म के खिलाफ लड़ता है
और ये है ज्वालापुत्र, ये भी वही काम करता है सैंडो जो तुम और मैं करते हैं। अपने बीच गिले शिकवे ख़त्म हो चुके थे, फिर सभी मिलकर एक हो गए। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। शुक्र है तुम दोनों को अकल आ गई। गलती तो मेरी थी, जो मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम भी अपराधियों का काल हो। और अगले ही क्षण उनका स्वर बदल गया। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम अमेरिकन नहीं हो? मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, बस बढ़ गए। अपराधियों का काल हो। 3 सुपर हीरो यहाँ आपस में मिल चुके थे। कुछ ही क्षणों में ज्वालापुत्र और सैंडो गहरे दोस्त बन चुके थे। हाँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये महान हस्तियाँ यहाँ बोकांसा द्वीप पर क्या कर रही हैं? बोकांसा द्वीप? मुझे नहीं मालूम था कि यह बोकांसा द्वीप है। मैं तो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर बदला लेने अमेरिका जा रहा था, लेकिन रास्ते में परंतु मैं तो बोकांसा द्वीप के लिए निकला था। फिर सैंडो ने रेगिस्तान में पुलिस कमिश्नर के मिलने की और यहाँ तक की पूरी घटना सुनाई। ओहो, यानी CIA साहब भी मुझे मरा हुई समझ रहे हैं और मेरी अनुपस्थिति में इस मिशन पर तुम्हें भेजा है। हाँ, शायद ऐसा ही है। चलो अच्छा हुआ, अब हम तीनों मिलकर इस मिशन को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ से पिछले 5 घंटों से चक्कर लगा रहा हूँ, परंतु यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, परंतु यहाँ एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई है, और ये चुप्पी शायद उस किसी आने वाले तूफान का संदेश है। खैर, शाम ढल रही है और तुम लोग लंबा सफ़र करके आ रहे हो। रात को आराम करते हैं, सुबह से काम शुरू करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। उधर जी को सेकंड के अड्डे पर। महामहिम, क्या हम 1 सप्ताह बाद अपना मिशन शुरू करने की वजह से लेट नहीं हो जाएंगे? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? या यही कि सारी पृथ्वी को पता लग चुका है कि हमारा अड्डा बोकांसा द्वीप पर है? यदि वो एक साथ हमला करते हैं तो? तुम्हारा दिमाग चल गया है लेंसर। तुम्हें पता है कि धरती की ऊपरी सतह पर गोलाबारी करने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा, और हमारा ये अड्डा धरती में इतनी गहराई पर है कि पृथ्वीवासी वर्षों ढूंढते रहें तो भी पता नहीं लगा सकते। परंतु महामहिम, फिर आप हमला करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? तुम सचमुच बिल्कुल बेवकूफ़ हो लेंसर। हमें पृथ्वी को जीतने के लिए करीब 20,000 आदमी चाहिए, और अभी सिर्फ 2,000 आए हैं। बेशक हम 2,000 आदमियों की मदद से भी पृथ्वी को जीत सकते हैं, लेकिन यदि इनमें से आधे भी मारे जाएं तो हमारे पास राज करने के लिए पर्याप्त आदमी नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा और इंतज़ार करो। सवेरा होते ही तीनों उठे। चलो जंगारू, अब हमें उन लोगों की तलाश करना चाहिए। सैंडो, तुम भी विजेता पर आ जाओ। जंगारू तो यूं ही उड़ सकता है। नहीं ज्वालापुत्र, आकाश में उड़कर मैं काफ़ी खोज चुका हूँ, ऊपर से कुछ नज़र नहीं आता। तो फिर हम तीनों ये धरती पर पैदल चलकर उन्हें तलाश करने की कोशिश करेंगे। और फिर एक साथ 3 तूफान चल पड़े धरती के दुश्मनों की खोज में। परंतु सुबह से शाम हो गई, परंतु उन्हें दुश्मन का कोई सुराग नहीं मिल सका। मुझे तो लगता है कि अपराधियों ने सबको बेवकूफ़ बनाया है। नहीं सैंडो, वो यही हैं, लेकिन शायद ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हैं। तभी उन्हें दूर चमकती रोशनी दिखाई दी। जंगारू, देखो वह रोशनी कैसी दिख रही है। अरे हाँ, आओ देखते हैं। तीनों रोशनी की तरफ तेजी से भागे। तभी शू! ओह, ये क्या है? मालूम नहीं, मैंने ही पहली बार देखा है। बिल्कुल अंतरिक्षयान जैसे दिखते हैं। कुछ ही क्षणों में लगभग 20 हेलिकारें तेजी से आकाश में विलीन हो गईं और धरती में उत्पन्न गड्ढा फिर से बंद हो गया। ओहो, ये तो फिर से बंद हो रहा है। मैं इसमें जाता हूँ। देखते ही देखते सैंडो उसमें कूद गया। ठहरो सैंडो, मैं भी आता हूँ। ठहरो ज्वालापुत्र, रुक जाओ। एक एक करके सैंडो और ज्वालापुत्र गड्ढे में कूद चुके थे। जंगारू रुकता ही रह गया। अंत में जंगारू ने भी अंदर घुसने का निर्णय लिया, परंतु तब तक गड्ढे का मुंह पूरी तरह बंद हो चुका था। उफ, क्या बेवकूफ़ी कर दी इन दोनों ने। जल्दबाजी में अंदर घुस गए। पहले तो हमें यहाँ की स्थिति का पूरा जायजा लेना चाहिए। अब मुझे इसके दोबारा खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर सैंडो और ज्वालापुत्र जी को सेकंड के अड्डे में प्रवेश कर चुके थे। ये लोग कहाँ से आ गए? आज तो किसी अपराधी के आने की सूचना नहीं थी। कौन हो तुम? और बिना किसी अग्रिम सूचना के यहाँ कैसे घुसे? ये कौन है? जी को? ओह, सैंडो और ज्वालापुत्र यहाँ। अब मेरा काम आसान हो गया। अब इन लोगों को का पृथ्वी को जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। सैंडो अपने ऊपर गुस्सा काबू न रख सका और
हम तेरी मौत हैं और मौत कहीं से भी घुसने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं लेती। अगले क्षण सैंडो ने बिजली की फुर्ती से जीको सेकंड पर छलांग लगा दी। धाड़, ये शूट कर दो इसे। नहीं कमांडर, इसमें महामहिम की जान को भी खतरा हो सकता है। तभी कई गार्ड्स एक साथ सैंडो पर झपटे। पकड़ लो इसे। ज्वालापुत्र तो जीको सेकंड को असली जीको समझकर जड़वत हो गया। अचानक जैसे नींद से जागा। छोड़ दो सैंडो को। तभी अचानक जैसे रेत का तूफान आ गया। सभी की आंखों में धूल भर गई। सबको दिखाई देना बंद हो गया क्योंकि सैंडो का शरीर रेत उगलने लगा था। सैंडो को हाथ लगाते हो मुर्दों, तुम्हारी कब्रें यहीं खुदेंगी। जल्दी से थंडर कंट्रोल यूनिट चालू करो। तभी किसी ने एक बटन दबाया और एक क्षण वहाँ अजीब सी गंध फैली और देखते ही देखते तूफान थम गया। परंतु सैंडो कुछ परेशान सा था। उफ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे भींचकर मेरा शरीर निचोड़ रहा हो। तभी से कानों में एक स्वर पड़ा। वो स्वर था जीको का, जिसे अंतरिक्ष के अंतरों का पूरा ज्ञान था। अपने शरीर से निकलते तूफानों को रोको सैंडो, क्योंकि थंडर कंट्रोल यूनिट चालू है और जो तूफान को दबा देती है। अगर तुमने ये तूफान ना रोका तो कुछ ही क्षणों में तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। हमला करने का समय अभी नहीं आया है। कुछ ही क्षणों में सैंडो पूरी तरह सामान्य हो गया। वह अभी भी उस स्वर के बारे में सोच रहा था जो उसके कानों में पड़ा था। तभी गुस्से में बेकाबू हुआ ज्वालापुत्र ने चीको सेकंड पर तलवार से हमला करना चाहा, परंतु ठहरो ज्वालापुत्र, अब यह मत भूलो कि हम इनकी कैद में हैं। ओहो, अब आई अकल। उस पहलवान को ले जाओ, इन दोनों को डेथ कैबिन में बंद कर दो। अगर बाहर निकलने की कोशिश करें तो गोलियों से भून दो। डेथ कैबिन, डेथ कैबिन, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना अगर ये गुस्से में कुछ कर बैठे तो बेकार में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आखिर ये लोग हैं कौन, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। इतनी ऊंचाई से गिरकर तो कोई आदमी जिंदा नहीं बच सकता। यदि आप कहें तो मैं कुछ बताऊं इनके बारे में। तुम पृथ्वीवासी हो, तुम यहाँ कैसे? तुमको तो उन पृथ्वीवासियों के साथ होना चाहिए था। शायद आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं उन पृथ्वीवासियों के मुकाबले आपके लिए ज़्यादा काम का आदमी सिद्ध हो सकता हूँ। वो कैसे? मैं कई बार अंतरिक्ष की सैर कर चुका हूँ, रहता पृथ्वी पर हूँ, यानी मुझे अंतरिक्ष, पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों का ज्ञान है। परंतु इससे तुम हमारे ज़्यादा काम के आदमी तो सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं? मैं आप मैं आपको पृथ्वी के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा कि आप लोगों को पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अपनी डींगा मारना छोड़ो, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। यही कि जिन दो आदमियों को अभी तुमने पकड़ा है वो अकेले 1 करोड़ आदमियों का मुकाबला कर सकते हैं। यानी यानी कि उनमें से एक सैंडो है जो क्षण भर में रेत का तूफान ला सकता है। एक ही बार में लाखों लोग उसका शिकार हो सकते हैं। ओहो, तो क्या वो तूफान अभी आया था वो उसी वजह से आया था? जी हाँ, वो तूफान सैंडो का ही पैदा किया हुआ था। और वो दूसरा, वो है ज्वालापुत्र, जिसके शरीर से आग के शोले निकलते हैं। उसमें फौलाद तक को पिघलाने की ताकत है। उसके पास उड़ने वाला घोड़ा है। वह चाहे तो क्षण भर में तुम्हारी इस नगरी को फूंक सकता है। बड़ी अजीब बात थी। ज्वालापुत्र को स्वयं ही मालूम था कि उसके जिस्म में कौन कौन सी असीम शक्तियाँ हैं। सेनापति कंपोज और कमांडर लेसर बड़ी दिलचस्पी से जीको की बात सुन रहे थे। तो फिर अभी उसने ऐसा क्यों नहीं किया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग कहें तो उनसे ये सब जानने की कोशिश करूं। इधर डेथ कैबिन में सैंडो, तुमने मुझे जीको को मारने से रोक क्यों लिया? क्योंकि यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और पृथ्वी का रक्षक मौजूद है। उसी ने मुझे तुम्हें तूफान को रोकने के लिए कहा, वरना थंडर कंट्रोल यूनिट शायद मेरा दम घोट चुका होता। उधर जंगारू बेसब्री से उस गड्ढे के दोबारा खुलने का इंतजार कर रहा था। न जाने दोबारा कब खुलेगा। करीब 3 घंटे बाद वह गड्ढा फिर खुला। तभी जंगारू अंदर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक हेलीकार तेजी से उसके करीब से गुजरी। ओह, ये क्या? मेरे हेलीकार के नीचे की बजाय ऊपर क्यों उठ रही है? एक को पकड़कर इनका उद्देश्य पता लगाने की कोशिश करता हूँ। एक एक करके कई हेलीकारें गड्ढे में घुसती चली गई, जबकि जंगारू ने एक उड़ान भरी और जूम। जंगारू, ओह ये क्या हो रहा है? हेलीकार नियंत्रण से बाहर क्यों हो रही है? और अब तड़ाक,
और फिर अब तुम्हें मेरा एक काम करना है। ओहो, ये क्या मुसीबत है? कौन हो तुम और मुझ पर हमला करने का क्या मतलब है? सवाल तुम नहीं, मैं करूँगा। कौन हो तुम और किसके लिए काम करते हो? परंतु जवाब में उसने जंगारू पर फायर झोंक दिया। उफ! शू! तुम्हारी सारी बातों का जवाब सिर्फ एक है पृथ्वीवासी, मौत। ये तो लेजर किरणों से फायर कर रहा है। मुझे दिव्य रोशनी का सुरक्षा कवच ओढ़ लेना चाहिए, वरना ये किरणें मेरे पर कच्चे उड़ा देंगी। कहाँ छुप गया पृथ्वीवासी? हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला कर। अगले क्षण जंगारू को दिव्य रोशनी के सुरक्षा कवच ने घेर लिया और फिर वह बाहर आया तो लो आ गया। करो, क्या करोगे? किंच! उफ, ये चमकीली रोशनी कैसी है जिस पर लेजर किरणों का भी असर नहीं हो रहा है। अचानक हम मिल्की वासी हैं। हम अपनी जान दे सकते हैं पर जुबान खोल नहीं सकते। बस बहुत हो गया। अब बारी मेरी है। सीधी तरह से मेरे सवालों के जवाब दो, वरना चलो, एक सवाल का जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया कि तुम मिल्की वासी हो। ये मिल्की वासी कौन है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं ये तुमसे अभी पूछ लूँगा। धप्प! शी शी! अब बताओ, तुम कुछ बकोगे या नहीं? वॉल्वरिन वाला रुक आ गया एकदम। ये क्या, इन्हें दूर रखो। तब जंगारू को महसूस हुआ कि उसके खंजरों से तो मिल्की वासी मारा जाएगा, इसलिए उसने नया पैतरा खेला। ये वो खतरनाक हथियार हैं जिनकी चोट तुम्हें मरने नहीं देगी, परंतु जहाँ भी जख्म बनेगा उसमें तुम्हें हर वक्त सुइयां चुभती महसूस होंगी। तुम तड़पते रहोगे जिंदगी भर। ओहो, पहले वो अजीब सी रोशनी जिन पर लेज़र किरणों का भी असर नहीं, और अब ये खतरनाक हथियार। नहीं नहीं, मुझे मरना मंजूर है, परंतु जिंदा लाश बनकर जीना नहीं। ठहरो, मैं सब बताता हूँ, परंतु पहले इन्हें दूर करो। ठीक है। मिल्की वासी ने बोलना शुरू किया और साथ ही साथ धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। हम मिल्की नामक ग्रह के वासी हैं। हमने थाल ग्रह पर हमला करके उसे जीत लिया है और फिर जीको को पकड़कर और खिसकते खिसकते वो लेज़र गन तक पहुंच गया और उसने झपट कर लेज़र गन उठाई और किच क्रिच! ए ठहरो! उधर अड्डे के अंदर कमांडर गजब हो गया। एक हेलीकार कम आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी छेद खोलो, शायद वो बाहर ही रह गई हो। अड्डे का मुंह दोबारा खुल गया और जंगारू को भी उसमें घुसने का मौका मिल गया। अब तो इसमें घुसना ही पड़ेगा। कमांडर, वो देखो। ओहो, ये पृथ्वीवासी तो बिना किसी यंत्र की सहायता के उड़ रहा है। कहीं ये रोबोट तो नहीं है? ओफ, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ मुझे दिव्य रोशनी की सुरक्षा कवच के बिना नहीं घुसना चाहिए था। शू शू! फायर! अगली क्षण चारों तरफ दिव्य रोशनी जंगारू का दिव्य रोशनी का सुरक्षा कवच नजर आने लगा। ओहो, इस पर तो लेजर किरणों का भी असर नहीं हो रहा है। शायद यह भी फोर्स फील्ड से घिरा हुआ है। शू! तभी वहाँ जीको पहुँच गया। अरे जंगारू, और यहाँ? अब तो हमें जंग जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी। गार्ड, जल्दी से एंटी फोर्स फील्ड गन निकालो और इसे उड़ा दो। जीको समझ चुका था कि एंटी फोर्स फील्ड गन की किरणों से क्षण भर में जंगारू के पर खच्चे उड़ जाएंगे। ठहरो! उम्फ! ये क्या बेहूदगी है पृथ्वीवासी? तुमने तो हमारा साथ देने का वायदा किया था, फिर इस हरकत का मतलब साथ है कि मैं तुम्हारा साथ ही दे रहा हूँ। ये जंगारू है। अगर तुम इसे जिंदा पकड़कर अपने काम के लिए तैयार कर लो तो ये अकेला ही पूरी पृथ्वी पर भारी पड़ेगा। कोई फायर नहीं करेगा, इसे जिंदा पकड़ना है। परंतु तब तक तो जंगारू तूफान बन चुका था। शी शी! ये वॉल्वरिन के लुक की तरह निकले उसके नाइफ बाहर। खच खचाक! खच 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 खच! जंगारू अपने हाथों के तेज धार से चाकू से मिल्की ग्रहवासियों को ऐसे काटने लगा जैसे कोई चाकू से केला काटता है। खच खच खचाक! खच खचाक! ओहो, इस तरह तो हमारे सारे आदमी मारे जाएंगे। इसे जिंदा पकड़ना असंभव है। इसे तो ख़त्म करना ही होगा। नहीं कमांडर, मैं कोशिश करता हूँ। तभी वातावरण में जीको की आवाज़ गूंज उठी। ठहर जाओ जंगारू, तुम्हारे दो साथी सैंडो और ज्वालापुत्र हमारे कब्जे में हैं। अगर तुम तुरंत नहीं रुके तुम्हारे साथी खत्म कर दिए जाएंगे। ज्वालापुत्र और सैंडो, तो क्या वो दोनों पकड़े गए?
फिर जंगारू को रुकना पड़ा। तभी वहाँ जीको सेकंड पहुँच गया। ये क्या हो रहा है कमांडर, हमारे इतने सारे आदमी कैसे मारे गए? ये सब हमने नहीं किया, इसने किया है महामहिम। ओहो, ये तो जीको है, लेकिन ये लोग इसे महामहिम क्यों पुकार रहे हैं? इसने क्या एक पृथ्वीवासी हमारे इतने योद्धाओं को अकेले मार सकता है? पृथ्वीवासी तो क्या जीको ने मुझे पहचाना नहीं? लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। ये उन दोनों का ही साथी है महामहिम, जिन्हें अभी हमने पकड़ना है, हमें पकड़ा है। और फिर जंगारू को भी सैंडो और ज्वालापुत्र के साथ बंद कर दिया गया। आओ जंगारू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी वजह से आज जीको बच गया, वरना मैं उस पृथ्वी के दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। हमारी वजह से? मैं कुछ समझा नहीं जंगारू। उन्होंने मुझे रोकने के लिए तुम दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। अपना चश्मा और जैकेट उतार दूं ताकि वो लोग मुझे पहचान सकें। तभी केविन का दरवाज़ा खुला और जीको उनके सामने था। तुम? हाँ मैं जीको, तुम्हारा यार। परंतु अगले क्षण गजब हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा। जीको, आप छोड़ो मुझे जंगारू, तुम्हें गलतफहमी है। मैं तुम्हारा दोस्त। पीठ में छुरा छुरा घोंप कर दोस्ती का दम भरता है गद्दार। हमारी इस हालत का जिम्मेदार तू ही है। मेरी बात तो सुनो जंगारा, अगर मैं ना होता तो तुम तीनों इस समय लाश के रूप में होते। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो। यार के हाथों मरकर जन्नत ही नसीब होगी, परंतु एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। सैंडो और ज्वालापुत्र ने अभी तक मूर्ति बने खड़े थे, अचानक हरकत में आए। छोड़ दो इसे जंगारू, एक बार इस गद्दार की बात तो सुन लो। ज्वालापुत्र शायद ठीक ही कह रहा है, हमें इसकी बात सुनना चाहिए। फिर जीको ने कहना शुरू किया, असली जीको मैं हूँ। तुम जिस जीको से मिलकर आ रहे हो वह मेरी कार्बन कॉपी है, जो थाल ग्रह पर भी थी। उसके साथ मिल्की ग्रह के वासी हैं, और वो उन लोगों के साथ किस तरह आया मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। जीको लगातार बोलता जा रहा था। जब सैंडो और ज्वालापुत्र यहाँ घुसे तब मैंने ही सैंडो को आगाह करके तूफान रुकवाया था, वरना थंडर कंट्रोल यूनिट इनके परखच्चे उड़ा देती। ओहो, तो वो तुम थे। और तुम क्या समझते हो, तुम्हारी दिव्य रोशनी के कवच ने तुम्हें बचा लिया? नहीं जंगारू, इन मिल्कियों के पास एंटी फोर्स फील्ड गन है, जो तुम्हारे इस कवच को भेद कर तुम्हारे शरीर में आग भर देती। अगर मैं उन्हें न रोकता तो तुम्हारा भी अब तक राम नाम सत्य हो जाता। ओहो, और अगर तुम्हें अभी भी मेरा विश्वास नहीं है तो मैं जा रहा हूँ मिल्कियों को अपनी असलियत बताने। मुझे यकीन है कि मेरी असलियत जाहिर होने के बाद वे मुझे मार डालेंगे। नहीं, तुम्हारे हाथों मरकर मैं तुम्हारे सिर एक दोस्त का खून नहीं मरना चाहता था। रुक जा मेरे यार, माफ़ नहीं करेगा अपने दोस्त को? ठहरो जीको। और फिर सभी इस तरह मिले जैसे वर्षों बाद मिले हों। जंगारू, जीको, मेरे यार। चारों सुपर हीरोज आपस में मिल गए थे और कुछ ही क्षणों बाद सभी मिलकर आगे की योजना बनाने लगे। इनका मुकाबला करना आसान नहीं है सैंडो, जितना तुम समझ रहे हो। हमें ताकत के साथ साथ अकल से भी लड़ना पड़ेगा। इन लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं जो फौलाद को भी क्षण भर में रुई की तरह फूंक देने की ताकत रखते हैं। वो तो मुझे ही मालूम है जीको, लेकिन अब हम इस तरह हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे तो ये लोग सचमुच अपने राज कायम कर लेंगे। मैंने कब कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? हमें इस जंग को लड़ने के लिए पूरी योजना बनानी होगी, क्योंकि एक तरफ हम 4 हैं और वो 2500, और वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ। इससे क्या, हम किसी से डरते नहीं। डरता तो मैं भी नहीं ज्वालापुत्र, मगर यूं मरना तो आत्महत्या के समान होगा। हमारे पास बहस के लिए समय नहीं है जीको। तुम यहाँ हम सबसे पहले से हो, क्या तुम हमें यहाँ के बारे में बता सकते हो? हाँ, पिछले 15 दिनों से मैंने यहाँ की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठी कर ली हैं। यह अड्डा चारों अंतरिक्ष यानों से मिलकर बनाया गया है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ नकली जीको, कमांडर लैंसर और सेनापति कंपोज के अलावा 300 मिल्की गार्ड्स हैं।
जिनमें से लगभग 12 जंगारू के हाथ मारे जा चुके हैं और इन सब के अलावा लगभग 2000 अमेरिकी अपराधी हैं। बस इनको तो मैं अकेला चुटकी बजाते ही मसल सकता हूँ। बीच में मत बोलो ज्वालापुत्र, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनो। हमें सबसे पहले जंगारू और सैंडो की शक्तियाँ आज़ाद करानी होंगी, क्योंकि इनकी शक्तियाँ हमारे बहुत काम आएंगी। हमारी शक्तियाँ तो हमारे पास हैं। नहीं सैंडो, जब तक थंडर कंट्रोल यूनिट और एंटी फोर्स फील्ड गन है, तुम दोनों की शक्तियाँ बेकार हैं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आई सैंडो कि हम किसी भी तरह की एंटी फोर्स फील्ड गन्स और थंडर कंट्रोल यूनिट पर कब्जा करना होगा। हाँ, एक बात और, यहाँ हमारी मुख्य जंग इन्हीं हथियारों से होगी। इसके लिए तुम्हें ये हथियार चलाने सीखने होंगे, परंतु हमारे पास इतना समय नहीं है। तो वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा और फिर तीसरे दिन होगी जंग। लाने जंग। मुझे सबसे पहले इन लोगों के लिए कुछ हथियारों का बंदोबस्त करना होगा। तभी उसकी नज़र सामने से जाते कमांडर लेंसर पर पड़ी। हेलो कमांडर। हेलो मिस्टर। तुमने अभी तक अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम जीको है। जीको? जल्दी में जीको के मुंह से अपना सही नाम निकल गया था, परंतु अब वो किस तरह से बात संभालनी थी। क्यों, मेरा नाम जीको नहीं हो सकता? नहीं, मेरा मतलब है यही नाम हमारे महामहिम का भी है। अच्छा हो तो तुम अपना नाम बदल लो। तो फिर आप कोई नाम बताइए। रोज़र। हाँ, ये नाम ठीक रहेगा। कमांडर जीको को लेकर जीको सेकंड के पास पहुंचा और वहां उसने उसका परिचय रोजर के नाम से ही करवाया। हाँ तो मिस्टर रोजर, उन 3 खतरनाक पृथ्वीवासियों का क्या करना है? मैं अभी उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ महामहिम। वो तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं, परंतु परंतु क्या रोजर? वो तीनों ही मानवता के परम भक्त हैं। उनको तोड़ने के लिए हमें अपने इनाम को कुछ बढ़ाना होगा। रोजर जी को अपना पासा कुछ इस तरह फेंक रहा था कि किसी को शक ना हो। तुम्हारा मतलब 500 वर्ग किलोमीटर के हिस्से से? हाँ महामहिम, वो तीनों 2-2 हज़ार वर्ग किलोमीटर का राज्य मांग रहे हैं। अभी जी को सेकंड का कुछ सोच ही रहा था कि कमांडर लेंसर ही बीच में बोल उठा। यदि हमने उनकी शर्त मान ली तो और पृथ्वीवासी भी ऐसी मांग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कमांडर, क्योंकि वो तीनों बहुत खतरनाक हैं। कोई पृथ्वीवासी उनके सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बात हम कैसे मान लें? बहुत आसान है। उन तीनों में से आपकी नज़र में सबसे कमज़ोर कौन है? मेरा ख्याल है वह आदमी जो तलवार चला रहा था। आपका मतलब ज्वालापुत्र से है? नहीं महामहिम, आप गलती पर हैं। उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। फिर भी आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। रोजर पर के कहने के पर ज्वालापुत्र को गार्ड्स उस कक्ष में ले गए जहाँ 2000 अपराधी मौजूद थे। जीको सेकंड कमांडर और रोजर सारा दृश्य टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। आखिर तुम करना क्या चाहते हो रोजर? आप देखते जाइए महामहिम। उधर ज्वालापुत्र अपराधियों के कक्ष में पहुंचा। वहाँ खलबली मच गई। ज्वालापुत्र? ज्वालापुत्र और यहाँ लोगों के, ये तो हम लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा। अगले ही क्षण ज्वालापुत्र की आवाज़ गूंजने लगी। अपराध जगत के बाशिंदों, पृथ्वी को जीतने के लिए महामहिम ने मुझे तुम्हारा नेता घोषित किया है और इसके बदले मुझे तुम सबसे 4 गुना अधिक बड़ा राज्य मिलेगा। क्या तुम में से किसी को आपत्ति है? नहीं। इधर सारा दृश्य तीनों टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। कमाल है, ये तो सचमुच, मैंने तो पहले ही कहा था महामहिम कि इन लोगों के सामने कोई पृथ्वीवासी में बोलने की हिम्मत नहीं है। रोजर जीको की शर्त मंजूर हो गई और वह सीधा सैंडो, जंगारू और ज्वालापुत्र के पास पहुंचा। वो लोग जाल में फंस चुके हैं। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। यहाँ चारों तरफ, चारों यानों में एक एक थंडर कंट्रोल यूनिट है और कुल मिलाकर 14 एंटी फोर्स फील्ड्स गन है जो हमेशा 14 गार्ड सकते हैं। परंतु उन गार्ड से वो गन्स हम प्राप्त कैसे करेंगे? ये काम ज्वालापुत्र करेगा। और फिर रोजर जीको ने अपनी योजना उनको अच्छी तरह समझा दी और इस तरह मुख्य काम जंगारू और सैंडो करेंगे। मैं और ज्वालापुत्र तुम लोगों को बैकअप करेंगे, यानी तुम्हारी सहायता। तो क्या मैं अपना काम शुरू करूं? अभी नहीं, पहले मैं जाकर थंडर कंट्रोल यूनिट में खराबी
करना शुरू करता हूँ। इस काम में मुझे करीब 2 घंटे लगेंगे। फिर भी करीब 3 घंटे बाद तुम और सैंडो बाहर निकल पड़ना। तुम्हें उन 14 गार्ड्स को ख़त्म करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। उसके बाद बाहर जाकर निकलेगा चंगारू। ओके, वी आर रेडी। उधर सभी गार्ड्स को आदेश दिया जा चुका था कि कोई रोज़र को ना रोके। वह अड्डे में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र था। ए सुनो, यहाँ क्या है? थंडर कंट्रोल यूनिट नंबर 2। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर। और जो ही जीको अंदर घुसा, जीको का शिकंजा उसे गले पर कस गया और नंबर 1 अक। कुछ ही क्षणों में गार्ड की लाश वहाँ पड़ी थी और जीको तेजी से अपने काम में मशगूल था। इसके सारे कनेक्शन तोड़ देता हूँ। एक के बाद एक दूसरी यूनिट में खराबी करने में जीको को सिर्फ आधा घंटे लगा। वाह, इस तरह तो सिर्फ 1 घंटे में मेरा काम पूरा हो जाएगा। मिस्टर रोजर, आपको महामहिम ने बुलाया है। कोई खास काम है क्या? ये तो वहीं चलकर पता चलेगा। जीको सेकंड कमांडर और सेनापति रोजर जीको योजना के बारे में बता रहे थे। 2.5 घंटा बीत चुका था। ओहो, आधे घंटे बाद सैंडो और ज्वालापुत्र निकल पड़ेंगे और अभी 2 थंडर कंट्रोल यूनिट खराब करना बाकी है और इस तरह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। क्या बात है रोजर, तुम कुछ परेशान से नजर आ रहे हो? नहीं। हाँ हाँ, वो जरा टॉयलेट। ओ, तुम पृथ्वीवासियों के संग बस यही समस्या है। ठीक है, जाओ। रोजर जी को तेजी से बाहर निकला और उसके जाने के बाद, कमांडर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या रोजर हमारे लिए विश्वसनीय है? ये बात तो हमें पहले सोचनी चाहिए थी महामहिम। अब तो उसे हमारी योजना के बारे में सब कुछ पता है। अब तो हमें उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों कंपोज? कुछ भी कहो, मुझे इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं, क्योंकि वो हमारी योजना का पता लगते ही यहाँ से खिसक गया। बेशक रोजर ऑफ जीको को उनकी योजना से कुछ काम लेना देना नहीं था। वो भी अपनी योजना पर तेजी से काम करने में लगा था, परंतु सेनापति लेंसर की बात सचमुच चौंक दिया था। सभी एक साथ टीवी स्क्रीन पर लपके। महामहिम, हमने सारा अड्डा छान मारा, रोजर का कहीं पता नहीं है। दूसरे यानों में देखो, कहीं वहाँ ना हो। इधर रोजर तीसरे कंट्रोल यूनिट को खराब करने में लगा था। ओह, 3 घंटे बीत चुके हैं, अभी एक यूनिट और बची है। कमांडर, वो रहा रोजर, थंडर कंट्रोल यूनिट में शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है। इधर रोजर कैमरे की नज़र में आ चुका था। ये क्या कर रहे हो रोजर? ओह, तो इन लोगों ने मुझे देख लिया है। मुझे जल्दी चौथी यूनिट में पहुंचना चाहिए। खनाक। उधर 3 घंटे पूरे होते ही सैंडो और ज्वालापुत्र निकल पड़े। आओ सैंडो, जी को अपना काम अब तक पूरा कर चुका होगा। तभी पूरे अड्डे में खतरे का सायरन गूंज उठा। सभी गार्ड्स इधर उधर भागने लगे। अटेंशन गार्ड्स, रोजर यहाँ कहीं भी मिले उसे तुरंत महामहिम के सामने पेश किया जाए। अनाउंसमेंट रोजर जीको ने भी सुनी। अब मुझे अपना रूप बदल लेना चाहिए, क्योंकि रोजर के रूप में अधिक खतरा है। और उधर जंगारू भी अनाउंसमेंट सुन चुका था, इसलिए वो भी तैयार हो गया एक भयानक जंग के लिए। शक। अड्डे में सभी कक्षों के सामने गार्ड्स को का कड़ा पहरा हो गया है। अरे, यहाँ तो काफ़ी गार्ड्स हैं, इनसे बचकर निकलना तो मुश्किल होगा। उधर ज्वालापुत्र और सैंडो ने अपना काम आरंभ कर दिया। खच खचाक। ज्वालापुत्र, एक जगह मत रुको, लगातार चलते जाओ, वरना लेजर गन तुम्हारी चीथड़े उड़ा देगी। तभी सैंडो, हम इतने लोगों का मुकाबला यूं नहीं कर पाएंगे, इनके पास लेजर गन्स हैं। तुम रेत का तूफान चलाओ, थंडर कंट्रोल यूनिट खराब हो चुकी होगी। अरे ये लोग, पकड़ो इन्हें। और अगले क्षण वहाँ भयानक तूफान आ गया। चारों तरफ रेत ही रेत थी। रेत का तूफान सैंडो के शरीर से निकल रही थी। साएं साएं साएं। अरे ये तूफान, मेरी आंखों में तो रेत भर गया। उधर जीको सेकंड माइक पर चीख रहा था, थंडर कंट्रोल यूनिट चालू करो। हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं महामहिम, परंतु ये खराब पड़ी है। अगर थंडर कंट्रोल यूनिट नहीं चल रही तो हेलिकारों से हमला करो
उन पर इस तूफान का असर नहीं होगा। ठीक है महामहिम। तभी महामहिम थंडर कंट्रोल यूनिट नंबर 4 चालू हो गई है। शुक्र है। ज्वालापुत्र मेरा दम घुट रहा है। उफ, सक सक। चाहूँ तो इस पूरे अड्डे को अपनी न्यूट्रॉन गन से कुछ क्षणों में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरे इन साथियों की भी जान खतरे में पड़ सकती है। उधर जी को चौथी थंडर कंट्रोल यूनिट को खराब करने पहुंचा। तुम जो भी हो दफा हो जाओ यहाँ से। देखो भाई, मुझे ये यूनिट खराब करनी है और इससे पहले कि गार्ड को समझ पाता, और इसके लिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। खचाक। वो देखो। ओह, ये तो ख़त्म कर दो इसे। तुम बच नहीं सकते पृथ्वीवासी। हैंड्स अप। ओफ, ये दोनों तो बहुत दूर हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल होगा। तभी गैलरी के दूसरी तरफ से भी 2 और गार्ड्स आते दिखाई दिए। अब तो सचमुच बचना मुश्किल लगता है जिंदगी का अंत निकट है। तभी जंगारू। खच्च। जीगो जंगारू, ये दोनों अब मेरे हिस्से में हैं। शू। जंगारू, तुम बाहर क्यों गए थे? क्योंकि सैंडो और ज्वालापुत्र भी बाहर आ चुके थे और मैंने तुम्हारी गिरफ्तारी की अनाउंसमेंट सुनी थी। ओह नो, ये तो गजब हो गया। ये वाली थंडर कंट्रोल यूनिट अभी भी काम कर रही है। ओ माय गॉड, तुम जल्दी से इसे नष्ट करो। मैं सैंडो और ज्वालापुत्र को ढूंढता हूँ। और जो ही जी को उस थंडर कंट्रोल यूनिट में घुसा। एक कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे घुसे? मैं तुम्हारा बाप जी को हूँ पुत्र, और अंदर इस दरवाजे से घुसा हूँ। गार्ड बड़ी फुर्ती से घुमा, लेकिन जी को उससे ज़्यादा फुर्तीला निकला। मेरे रास्ते से हट जा, मुझे बहुत जल्दी है। शू अक। और फिर गुस्से से जीको ने थंडर कंट्रोल यूनिट को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। भाड़। और इधर चौथी कंट्रोल यूनिट खराब हुई और इधर सेंटो ने अपना तूफान रोका, परंतु तब तक थंडर कंट्रोल यूनिट अपना काफ़ी असर कर चुकी थी और सैंडो अपने आप को बेहोश होने से बचा नहीं सका। सैंडो। तभी घर 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 ज्वालापुत्र ने बेहोश सैंडो को अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से हेलिकारों से विपरीत दिशा में भागा। वो रहे। लगता है जी को थंडर कंट्रोल यूनिट खराब करने में सफल नहीं हो पाया है। हेलिकारें पल प्रतिपल नज़दीक आती जा रही थी। उड़ा दो इन दोनों को। उफ। चुम 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 चुम। ज्वालापुत्र को अपना अंत निकट नजर आ रहा था। तभी वारे जंगारू, अगर एक क्षण की भी देरी होती तो ज्वालापुत्र और सैंडो का क्या हाल होता है तो भगवान ही जानता था। थोड़ा धीरे जंगारू, सैंडो बेहोश है और भारी भी कहीं छूट ना जाए। सैंडो कसकर पकड़े रहो ज्वालापुत्र। ओह, ये तो फिर बच गए। पीछा करो, बचने नहीं चाहिए। सर। तभी वहाँ हेलिकारें मुड़कर वापस आती। जंगारू, ज्वालापुत्र और सैंडो को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच चुकी थी। शुक्र है जंगारू, तुम एकदम ठीक वक्त पर आ गए। ये बातों का समय नहीं है ज्वालापुत्र, तुम सैंडो को होश में लाने की कोशिश करो, तब तक मैं उनको रोकता हूँ। जो ही जंगारू कक्ष से बाहर निकला, उसे सामने आती हेलिकारें दिखाई दी। ओह, ये तो आत्महत्या करना चाहता है। जंगारू। जंगारू जूम। उफ, ये क्या? हमारी हेलिकार पीछे की तरफ क्यों भागने लगी? कुछ समय जंगारू के सर भूत सवार था। उस समय एक एक करके सारी हेलिकारें नष्ट होती चली गईं। जंगारू। धाम धाड़। उधर जी को सेकंड कमांडर लैंसर और सेनापति कंपोज बुरी तरह परेशान थे। रोजर ठीक ही कह रहा था, ये लोग तो सचमुच कई करोड़ के बराबर हैं। शट अप कमांडर, तुम यहाँ पृथ्वी जीतने आए हो या इन लोगों का गुणगान करने? इन्हें जल्दी ना रोका गया तो ये हमारी अड्डा पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और इधर वहाँ कुछ और गार्ड्स पहुँच गए और उन्होंने जंगारू पर लेज़र फायर शुरू कर दी। शू शू। ओह, इस पर तो लेज़र किरणों का भी असर नहीं हो रहा है। और जो ही जंगारू उनके समीप पहुंचा, खच्च धाड़ खच्च धाड़, तभी वातावरण में जीको की आवाज़ गूंजी। और इस पर एंटी फोर्स फील्ड गन से किरणें डालो। सिर्फ एक बचे गार्ड ने जंगारू पर एंटी फोर्स फील्ड गन से किरणें फेंकनी शुरू की। आशा के विपरीत किरणें जंगारू को ख़त्म नहीं कर पाईं, परंतु किरणों के टकराते ही जंगारू को लगा कि जैसे सैकड़ों सुइयाँ एक साथ उसके शरीर में चुबो दी गई हों। शू। ओहो, इसके चारों तरफ तो फोर्स फील्ड नहीं कुछ और ही है, वरना इसके चीथड़े उड़ जाते। तभी वहाँ चीको पहुँच गया। शू।
जीको के जिंदा रहते जंगारू को मारना असंभव है पिल्लों। जंगारू पर भी हल्का सा नशा छाने लगा। जंगारू जंगारू होश में आओ जंगारू, अभी जंग अधूरी है। आहा, उधर सैंडो को धीरे धीरे होश आने लगा था। सैंडो उठो सैंडो, आज धरती माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। दूसरी तरफ मिल्की वासी भी परेशान थे। हमारे आधे से ज़्यादा गार्ड मारे जा चुके हैं कमांडर। मेरा ख्याल है उन 2000 अपराधियों को इन लोगों से भिड़ा दिया जाए तो कैसा रहेगा। ये ठीक रहेगा महामहिम। पृथ्वीवासी आपस में लड़ेंगे और हम तमाशा देखेंगे। दोस्तों, हमारे अड्डे में कुछ गद्दार घुस आए हैं जिनके नाम है जंगारू, सैंडो और ज्वालापुत्र। अगर आप लोग इन्हें ख़त्म करने में हमारी मदद करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वैसे जंगारू और सैंडो इस वक्त बेहोश हैं। हम तैयार हैं। बेहोशी में उनको मारना और आसान होगा। जी को जंगारू को होश में लाने का प्रयत्न कर रहा था कि तभी ओहो, इतने आदमी, मारो मारो, ख़त्म कर दो इन्हें। जंगारू बेहोश पड़ा था। सैंडो और ज्वालापुत्र का कुछ पता नहीं था। इतने में सामने आती भीड़ जीको को अपनी और जंगारू की मौत दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक वहाँ तूफान आ गया। तभी सही वक्त पर पहुंचा था महाबली सैंडो। साएं साएं साएं, उफ ये रेत, ओहो मेरी आंखें। साएं साएं, उफ ये रेत, उफ मेरी आंखें। जंगारू की बेहोशी ज़्यादा देर न रही, उसे भी जल्दी होश आ गया। और फिर वो चार थे, जंगबाज जंगारू, आग का शोला ज्वालापुत्र, जीको द ग्रेट और रेत का तूफान सैंडो। रेत का तूफान रोक दे सैंडो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जंगारू के कहने पर सैंडो ने रेत का तूफान रोक दिया था और वह भी सबके साथ मिलकर बाहुबल दिखाने लगा था। और फिर वातावरण में ज्वालापुत्र की आवाज़ गूंज उठी। अपराध जगत के बाशिंदों, हम चार तुम 2000 के लिए काफ़ी हैं। हम यहाँ दूसरे ग्रहवासियों से पृथ्वी की रक्षा करने आए हैं। अगर तुम हमारे हाथों मरना नहीं चाहते तो ख़त्म कर दो इस अड्डे को। याद रखो, तुम भी पृथ्वीवासी हो और पृथ्वी का दुश्मन तुम्हारे दुश्मन है। या तो हमारे साथ मिलकर पृथ्वी की रक्षा करो या हमारे हाथों मौत स्वीकार करो। मालूम नहीं कि धमकी का असर हुआ या अपराधियों के दिलों में भी पृथ्वी के प्रति सोया प्यार जाग उठा। सभी अड्डे में फैल गए और तोड़फोड़ मचाने लगे। बाकी बचे गार्ड्स भी इनके हाथों से बच ना सके। खच धाएं धाएं, खचाक खच खच खचाक, मारो मारो, ख़त्म कर दो इन पृथ्वी के दुश्मनों को। चलो, हमें भी अब मिलकर उस जीको को, नकली जीको को ख़त्म करना है। हम तैयार हैं, जल्दी चलो। उधर एक कक्ष में कमांडर, ख़त्म करना है। यान तैयार करो, हमें भागना पड़ेगा। जी महामहिम। वो फुर्ती से यान में सवार हो चुके थे, परंतु जंगारू की बात जैसी नज़रें उन पर पड़ चुकी थीं और फिर उनके पीछे रॉकेट की गति से उड़ चला। इसकी गति तो बहुत तेज है। जंगारू, वह जंगारू की पहुंच से बाहर निकलता जा रहा था। तभी रेत के गुबार पर सवार सैंडो वहां पहुंचा। वो निकल गए सैंडो, वे अब इस दुनिया से ही बाहर निकल जाएंगे डियर। जंगारू चौका चौका, ये क्या है सैंडो, देखते जाओ डियर। सैंडो ने तुरंत यान की ओर निशाना साधा और ट्रैगर दबा दिया। और उससे गन से निकली रेंज ने तेजी से यान की दिशा में लपकी और पलक झपकते ही जीको सेकंड का अंतरिक्ष यान एक जबरदस्त विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। चुम, बाम बाम। ज्वालापुत्र ने विजेता को पुकार कर अपने पास बुला लिया था और फिर जीको को अपने साथ विजेता पर बिठाकर वे भी सैंडो और जंगारू के पास पहुंच गए थे। और इस प्रकार धरती पर होने वाली त्रासदी को फोर्ट कॉमिक्स के इन चार जाबाजों ने मिलकर रौंद डाला। दी एंड। तो दोस्तों, ये थी एक शानदार मल्टी स्टार फोर्ट कॉमिक्स की कॉमिक्स मूवी और ये थी भारत की पहली मल्टी स्टार मूवी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? ये तो बहुत झकास कॉमिक्स लगी मुझे। ये हालांकि बहुत पुरानी कॉमिक्स है, लेकिन फिर भी ये हमारे बचपन की याद ताज़ा कराती है। और सबसे ज़बरदस्त, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की पहली मल्टी स्टार कॉमिक्स है और वो भी बहुत झकास। तो चलिए दोस्तों, कॉमिक्स कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए, नहीं तो देखते रह जाओगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे आपसे फिर किसी और कॉमिक सीरीज़ में।
तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। पूरी गदर मचा दी थी इस कॉमिक्स ने, गदर।